झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 55 रहेगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम पर आज से क्विज भी अपडेट करूंगा, तो उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। सीजीएल के लिए स्पेशल रहेगा क्विज। एक क्वेश्चन का क्या अर्थ होता है? एक अकेला दो 11। जैसे एक होता है तो एक ही होता है, एक और मिल जाता है तो 11 हो जाता है। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जरा ये बताइएगा। उसके बाद चलते हैं, उस पेपर 1 में काफी फ्रूटफुल रहेगा। सीजीएल एक्साइज और एक्साइज सब में फायदा पहुंचाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। असंगत विकल्प का चुनाव करना है। अभी प्लस नी प्लस अस, इसमें जो मूल शब्द है प्लस उपसर्ग प्रत्यय अलग किया गया है, तो कौन इसमें गलत है, यही आपको चुनाव करना है। सारे क्वेश्चन राजस्थान का डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका आया हुआ है, तो वहीं से उठाया हूँ। क्वेश्चन जो आपके काम का है वही सब उठाया गया है। अभी प्लस नी प्लस आस, इसको अभिन्यास बोलते हैं। अभी प्लस वी प्लस आपती, अभी व्याप्ति। सु प्लस स्थू प्लस अ, सौष्ठव हो गया। और या अनु प्लस स प्लस अंग प्लस ही अनुसंगिक हो गया। यहाँ पे गलत हो गया, स नहीं यहाँ पे ग होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। डायरेक्ट उठाया हूँ ना उसको, डायरेक्ट उसको उठा लिया गया, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक था, तो इसमें मिस्टेक आपको दिख रहा है। तो अनुसंगिक यहाँ पे सब सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह गलत है। इसमें ना देखिए स प्लस ओष्ठ ना, स प्लस ओष्ठ प्लस अ मिलकर बनता है सौष्ठव, तो इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब सुंदर होता है ना, 100 प्लस ओष्ठ प्लस अ मतलब होता है सुंदर, तो यही गलत था। बाकी सारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अनुसांगिक देख लीजिएगा सबका, अभिव्याप्ति और अभिन्यास सारा का सारा सही है। क्वेश्चन 2, रामायण शब्द में मूल प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बाद में लगता है ना, धातु के बाद में लगता है प्रत्यय और उपसर्ग पहले लगता है। आयन, अयन, यन या फिर यन, ये वाला यन। आंसर इसका बी हो जाएगा, राम। राम इसमें मूल शब्द है और उसमें अयन प्रत्यय लगा है, तब जाकर वह रामायण बना है। ठीक है। और बाकी इसमें देखिएगा ना, रामायण शब्द पूछ दे तो इसमें संधि भी है, तो इसमें दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि कैसे होगा? राम में अ है यहाँ पे और फिर अब लगा, तो अ मिलके आ बना ना, रमा आ, तो आ गया वर्ण, तो यहाँ पे रामायण, यहाँ पे दीर्घ संधि का यह रूल होता है। तो आंसर इसका देख लीजिएगा, इसमें अयन प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द निसंग का पर्यायवाची नहीं है? सुरक्षित, निर्भय, निश्चित या फिर निस्संग। देखिए निस्संग मतलब होता है ना एकदम निर्भय टाइप का, निडर, निश्चित और सुरक्षित बोल सकते हैं। निस्संग मतलब होता है जो किसी के साथ ना हो, अकेला हो, उसको बोला जाता है निस्संग। क्लियर? निस्संग का मतलब होता है निर्भय, निडर। ओके, चलिए तो आंसर इसका सी हो जाएगा, निस्संग जिसके साथ कोई ना हो और कोई नहीं हो। बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ तक देखिए क्वेश्चन इतना मिस्टेक करके रखे थे, ये डायरेक्ट उठाया हूँ, इसको ना अंडरलाइन किया गया था। आपको पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा। बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पे गलत है, तरु छाया होता है, तरु च छाया ना, आधा आधा च लगेगा, उसके बाद छाया आएगा, तरु। अब इसको देख लीजिएगा, तरु में र में छोटी ऊ की मात्रा है ना, ये तरु ऐसे लिखाता है, देखिएगा बड़ी ऊ वाला भी यहाँ मात्रा है, तो वो नहीं होगा। अच्छा, रुपया में कौन सा होगा ये बताइए जरा, रुपया सही लिख के बताइए। गलती यहाँ पे होगा कि रू में ए वाला होगा या फिर ए वाला होगा, और बताइए जरा। आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, सही रुपया का वर्तनी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तरु छाया का सही रूप ये होगा, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था और भी कुछ है, अनुच्छेद देख लीजिएगा, परिच्छेद है, विच्छेद है, स्वच्छंद है, उसके बाद आच्छादन है, वृक्षाया है, ये सब कुछ सब देख सकते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? ये तो क्वेश्चन पता नहीं चलता है कितना बार क्वेश्चन आया है, गोदान के लेखक, अब तो रट गया होगा। देखिए इसको लिखे हैं प्रेमचंद, 1936 में ओके लिखा गया था। प्रेमचंद द्वारा बहुत सारा उपन्यास और कहानी लिखा गया है। यह अंतिम उपन्यास था, इसीलिए इसको ना बार बार पूछते हैं। और ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसको पूरा बाद में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये बताइए। प्रेमचंद समझ गए, इनका धनपत राय ओरिजिनल नाम था। 1880 में बनारस के लम्ही गाँव में जन्म हुआ था। बनारस में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गाँव में लम्ही, बहुत ही फेमस यह राइटर है, इसीलिए तो याद रखिएगा। दो बैलों की कथा इनका हो गया, पूस की रात है, बुड्ढी काकी है, कर्मभूमि कुछ उपन्यास है, गोदान तो हो ही गया, सेवा सदन है। सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित होने वाला उनका पहला था ना, याद रखिएगा। सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उनका उपन्यास था, उनका सेवा सदन। आंसर इसका बी हो गया। देवदास देखे हैं, वह शरद चंद्र जी के द्वारा लिखा गया ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है देवदास। देवदास बोलते होंगे तो आपको शाहरुख खान याद आ जाता होगा नहीं। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य में प्रकार बताइए। साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर सभी तीनों है? ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों कैसे हो जाएगा? कोई एक ही होगा। देखिए इसमें नहीं, आपको मिश्र वाक्य देखने को मिलेगा। आपको डिटेल में पढ़ाया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं। तो 3 जो प्रकार होता है ना वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तीनों 8 तो अलग अलग होता है उसको।
तीन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं आपको, ओके ना। अर्थ के आधार पर डायरेक्ट पूछ देंगे कि कौन जो है से कितना जो है प्रकार होता है वाक्य का। 3 प्रकार होता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 होता है। इसमें मिश्र वाक्य क्यों है? यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इसमें एक उपवाक्य जो होता है वह होता है से डिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब आश्रित होता है और दूसरा अनाश्रित होता है, यानी एक मुख्य होता है एक आश्रित होता है। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, तो सफलता प्राप्त करोगे एक यहाँ पे क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है। यदि मन लगाकर काम करोगे, इससे ना कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसका मीनिंग तब निकलेगा, मतलब समझ में आएगा जब दूसरा वाला जो है उपवाक्य पढ़िएगा। तो कभी भी देखिए कि एक आश्रित उपवाक्य हो और एक मुख्य हो तो वहाँ पे मिश्र हो जाता है। साधारण में एक ही क्रिया कर्ता देखने को मिलता है। संयुक्त में आपको पता होगा और ना, और ज़्यादा देखने को मिलता है एवं, तथा, किंतु, ये सब से अगर दो उपवाक्य ऐड है तो उसको संयुक्त बोलते हैं। एक बात और है, संयुक्त वाक्य में दोनों खंड, जो दो वाक्य होगा, दोनों जो होता है से अनाश्रित होता है, यानी कि मुख्य उपवाक्य जैसा काम करता है। जैसे वह आया और मैं गया, तो यहाँ पे वह आया है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, और तो यहाँ से कनेक्ट है ही, मैं गया तो मैं भी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से होता है, तो सबको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इस पे। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? आसातित, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। इसमें ना आसातित जो है से तत्पुरुष समास है, ठीक है। आशा से अतीत, आपादान तत्पुरुष इसमें है। तत्पुरुष समास के बीच 6 भेद होता है, इसको देख लीजिएगा। तो आशा से अतीत इसका समास विग्रह होगा, और यह है से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, प्रतिदिन और आमरण, ठीक है ना। यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन मतलब हर दिन, और आमरण मतलब मरने तक। इस सब में आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। समास के भी टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास का भी अंदर में जाएगा तो 6 उपभेद होता है, ओके। सरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस, निर्जल, उसके बाद निरीह या फिर दुर्गम। इसका ना आंसर होगा नीरस। सरस मतलब होता है ना कोई चीज मनोरंजक, एक सरस सलील भी पहले आता था, उसमें का सरस मतलब होता है ना रसीला, जो इंटरेस्टिंग हो उसको बोलते हैं। और नीरस मतलब जिसमें कोई मजा ही नहीं हो तो उसको बोलते हैं नीरस। तो इसका विलोम शब्द हो गया, ठीक है। दुर्गम जहाँ पे जाना कठिन हो। सोने में सुगंध, मुहावरे क्या अर्थ है? तो सोने में सुगंध का मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। कोई सुंदर है उसमें और गुण हो रहा है। सोना आपको पता होगा कितना इसका लेकर इसको हल्ला होता है, हम लोग सोना चांदी में नंबर 1 पे आते हैं कि इसको कंज्यूम करने में, तो इसमें भी सुगंध है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सुंदर वस्तु में और भी गुण हो रहा है, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। अग्नि का प्रवाची कौन नहीं है? म्यूख, पावक, वहीन या फिर कृषाणु। आंसर इसका म्यूख होगा। म्यूख मतलब अग्नि नहीं होता है, म्यूख मतलब होता है किरण ना, म्यूख मतलब होता है किरण। चलिए देख लीजिए, लिखा हुआ है किरण है, रश्मि है, अंशु है, मरीचि है, ये सब इसके कुछ प्रवाची शब्द हैं। अग्नि का तो पावक, कृषाणु, अनल, दहन, ज्वाला होता है। अनल और अनिल में अंतर है ना। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, पता होना चाहिए। कौन सा समस्त पद, देखिए क्वेश्चन आप लोग के लेवल का नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो बीएड और डीएलएड में जाइएगा तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करके पूछते हैं, बट नॉर्मल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जेसीसी के एग्जाम पूछा जाएगा। फॉर योर नॉलेज मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? पवन पंचक्की है, उसके बाद वन मानुष है, उसके बाद यहाँ पे मधुप है या फिर घृतान है। यहाँ पे ना पंचक्की नहीं होना चाहिए, हो सकता है पंचक्की भी हो सकता है या पौनचक्की भी हो सकता है। चलिए तो इसमें देखिए आंसर इसका नाम मधुप होगा, ठीक है। मधुप मतलब क्या होता है? मधुप मतलब होता है मधु को पीने वाला, मधुप, यानी कि यह होता है आपका मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का एक जो है से प्रवाची शब्द मधुप भी होता है, तो मधु को पीने वाला, इसको देख लीजिएगा। तो यह मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बाकी पवन चक्की है, देखिए क्या होता है, पवन से पन है ना चक्की, यानी कि पन मतलब पानी से चलने वाला चक्की, तो पानी से भी है, तो विभक्ति चिन्ह लोप होने के साथ साथ जो और शब्द होते हैं ना उनका भी लोप हो जाता है, उसको मध्यम पद लोपी तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे तत्पुरुष समास पढ़े होंगे उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है नॉर्मली, जो कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से, ये सब होता है, संप्रदान, ये सब, तो सब जो होता है वो सब का लोप तो होता ही है, लेकिन इसमें जो अन्य शब्द होगा उसका भी लोप हो जाता है। इसीलिए जैसे कि पवन चक्की बताया, पवन बार याद आ रहा है कि एक्चुअली में क्वेश्चन के साथ पवन ही था। पंचक्की यानी कि पानी से चलने वाला चक्की था। उसका देखिए वन मानुष है, तो वन में रहने वाला मानुष, तो में का भी लोप हो गया, रहने वाला का भी लोप हो गया। घृतान मतलब होता है घी में तला हुआ अन्न ना, तो घी में तला हुआ, तो घी में का भी यहाँ पे लोप है, तला हुआ अन्न का भी लोप है। तो ये सब मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन ये वाला मधुप नहीं था, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। को ना यहाँ पे लिखा हुआ था, ये ना एक बोला जाता है उपपद तत्पुरुष का समास का यह उदाहरण होता है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है।
सब में बस देख लीजिएगा कि तत्पुरुष समास है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया था। किस विकल्प में ईए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कहाँ पे ईए प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? बड़े ई और यह है ना, तो यह विचारणीय में ईए प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देख लीजिएगा यहाँ पे विचार प्लस अन्य मिलकर यहाँ पे विचारणीय बनता है। पाणिनि में ये लगेगा, पाणिनि बनेगा भव जोड़ दिए, और मानव जोड़िए में मानवीय बन जाएगा। ठीक है, भवदीय में भव जोड़ नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा भवत नहीं होगा, ये भवत जोड़ ये होगा ना, भवत जोड़ ये मिलकर भवदीय बनेगा, ए वाला डी ऑप्शन। पाणिनि में ये लग जाएगा और बाकी मानव में ये लग जाएगा। ठीक है, भवत जोड़िए भवदीय होगा। एक अकेला 2 11, एक अकेला मतलब होता है ना कि संगठन में शक्ति होता है। जैसे एक है तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इसके साथ और दे दीजिए तो कितना बन गया, 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, 1100%। तो समझ गया कि एकता में बल होता है, तो संगठन में शक्ति होता है, यही इसका कहने का तात्पर्य होता है। एक अकेला 2 11। ओके, बाकी आप बताइए कि 3 13 करने का क्या मतलब होता है? 3 13 करना का क्या अर्थ होता है? वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, देखिएगा। जो कोई ना होता है कि एक जो है हाथ से छोड़ा जाता है और एक होता है ऐसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। जैसे कि तलवार का अगर एग्जाम्पल लें आप लोग, तो तलवार को आप लोग फेंकते नहीं हैं, तलवार को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। तो जो हाथ में पकड़कर आप लोग को चलाया जाता है उसको ना शस्त्र बोला जाता है। अब इसको शस्त्र और अस्त्र कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिसको याद रखिएगा। ऐसे स वर्ड है ना, तो ऐसे तो सात तो ऐसे होता है, यहाँ पे दंत स होता है, बट याद रखिएगा जो स है ना, स से स्टार्ट हुआ है, वह आपके साथ रहेगा, यानी कि साथ रह कर आप लोग काम करते हैं। और अस्त्र को फेंक कर मारा जाता है, जैसे भाला हो गया आप लोग फेंक दिए, उसके बाद और फेंका जाता है, जैसे तीर फेंक कर चलाया जाता है, तो सब अस्त्र होता है। और शस्त्र होता है साथ में आप लोग रख कर चलाते हैं, तो यानी कि तलवार हो गया। ठीक है, और ढाल तो देखिए ना, तलवार के साथ एक ढाल होता है जिससे आप लोग को सेव करते हैं, अब सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, चोट नहीं लगे। आंसर इसका शस्त्र हो गया ना, तो देख लीजिएगा जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है, जो साथ में होता है उसे शस्त्र होता है, इसको याद रखिएगा। अनंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है बिना शरीर का, तो जो बिना शरीर का होता है उसको अनंग बोला जाता है। ओके, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए, यानी कि यहाँ पे कुछ एक शब्द दिया गया है, अनेक शब्द बदला एक शब्द, तो कौन गलत है? जिसे क्रय किया गया उसको कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो इसको लिखा गया क्षिप्रहस्त। उसके बाद सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री के लिए विकेशनी लिखा हुआ है, और जो कृत्रिम वंश धारण कर लेता है उसको छद्मी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉमी फ्लैग बोला जाता है, क्यों इंग्लिश वाले? ठीक है, तो जो कृत्रिम जो वंश जो है से धारण कर लेता है, वंश नहीं होना चाहिए, वेश होना चाहिए था। वंश क्या होगा, या यहाँ पे मिस्टेक कर रखे हैं, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको छद्मी बोला जाता है। ओके, तो इसका आंसर ना सी हो जाएगा। सुंदर और लंबे बाल वाली स्त्री के लिए विकेशनी नहीं, सिर्फ केशनी शब्द यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सुंदर और लंबे बाल वाले स्त्री के लिए केशनी शब्द यूज होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए ना, बाकी सारा सही है, मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, और अन्य कहने का मतलब यहाँ पे गलत है। किसी अन्य से परामर्श लीजिए या और से परामर्श लीजिए, यहाँ पे दो शब्द एक जैसा ही है, तो एक शब्द को काटिए, किसी और से परामर्श लीजिए, यही सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, दो शब्द एक बार आएगा। जैसे होता है ना कि मैं खुद से आत्महत्या कर लूंगा, तो आत्महत्या का मतलब क्या होता है? खुद से ही करना। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए मैं बार बार यूज करता हूँ। तो किसी और से परामर्श लीजिए, यही सेंटेंस जो है गलत है। अन्य शब्द यहाँ से हटा दीजिए, बाकी शब्द में यहाँ पे सही है, सॉरी वाक्य सही है। वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ना वागजाल का संधि विच्छेद होगा वाग प्लस जाल। इसमें संधि का एक रूल होता है, व्यंजन संधि होता है कि अगर क ख ग घ सब होता है, उसके बाद जो है से आपको तीसरा या चौथा वर्ण आता है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे च छ ज तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है, तो तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का जो है से वह तीसरा वर्ण बन जाता है, तो क है से यहाँ पे ग में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये एक व्यंजन संधि का एक रूल होता है। ओके, चलिए स्वर भी कन्वर्ट हो जाता है, ये और अलावा भी आता है तो भी चेंज हो जाता है। तो वाक प्लस जाल यहाँ पे होगा, क में हलंत होना चाहिए, ये सब याद रखिएगा। छोटा छोटा चीज यहाँ पे मिस्टेक करके रखते हैं एग्जाम में ना, वाक प्लस जाल। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? तो विद्याधन में होता है विद्यारूपी धन ना, तो इसमें आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। जहाँ पे उपमेय या उपमान है, यहाँ पे हम लोग विद्या को धन कह दिए है ना, विद्या को धन कहे हैं, तो उपमेय उपमान का जहाँ संबंध होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, विद्यारूपी धन इसका समास विग्रह कर लीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देखिए कवि में एक क्वेश्चन पता नहीं चला कितना बार आया है ना, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, या ऐसे पूछते हैं कि कवित्री का जो है से वो कौन सा वर्तनी शुद्ध है,
तो यहाँ पे ना कव इतरी होता है, क्या होता है, कव इतरी, इसको याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर होगा ना, कव इतरी। बाकी 2 वर्ड और बताता हूँ साथ में जो कि बहुत बार पूछा गया है। एक तो श्रृंगार है, ओके, तो श्रृंगार में देख लीजिएगा ऐसा लिखा था है श्रृंगार। यहाँ पे जो स्र होता है ना, इस स्र में ए वाला लाइन नहीं होता है, ठीक ना, र नहीं लगता है स्र में, ये इतना ही होता है श्रृंगार। दूसरा एक उज्ज्वल, कहीं भी पूरा ज नहीं होता है, इसको देख लीजिएगा, ओके। तो यही इसका कव इतरी हो गया स्त्रीलिंग शब्द। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।